ऊपर वाला रॉन्ग हो सकता है, लेकिन डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता। जी हाँ मित्रों, तो जनरल डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता, लेकिन यूपीएससी की अभी ऑफिशियल आंसर की आई है तो उनको एक सवाल तो खुद से कैंसिल करना पड़ा, और बाकी जो सवाल है उसके अंदर हम पाते हैं कि कोचिंग वालों की आंसर की और यूपीएससी ऑफिशियल आंसर की करीब 13 to 14 क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पर कुछ मिसमैच हो रहा है। तो वो क्या और क्यों हो रहा है उसे अभी समझते हैं। देखिए, पिछले साल मई महीने की 28 तारीख रविवार को यूपीएससी ने प्रीलिम लिया था और उन्होंने बोला कि विदिन 7 डेज 7 दिनों के भीतर जिसको जो कंप्लेन है, गलती लगती है क्वेश्चन में, वो हमें कंप्लेन करे। अब उसके एक साल बाद कल यानी कि 9 तारीख को इन्होंने ऑफिशियल आंसर की रिलीज़ की है। तो स्वाभाविक है, अगर अभी हमें कोई गलती लगे तो हम कंप्लेन कर नहीं सकते, क्योंकि उनका ये कहना है 7 दिन का विंडो था, वो तो लास्ट ईयर ख़त्म हो गया। अब क्या लास्ट ईयर जब हमने ये आंसर की बनाई थी 28 तारीख को, बाकी भी इंस्टीट्यूट्स ने बनाई थी, मैंने एक एक्सेल फाइल बना के रखी थी, कुल मिलाकर टॉप 9 इंस्टीट्यूट्स की आंसर की का रिकॉर्ड था। और फिर अभी जो ऑफिशियल आंसर किया है तो उसके साथ आप मिक्स करो, मतलब मैच करो, तो पता चले करीब 13 to 14 ऐसे क्वेश्चन हैं जो सभी इंस्टीट्यूट का मिलाकर वो यूपीएससी के साथ मैच नहीं कर रहा है, और यूपीएससी ने एक सवाल खुद ही कैंसिल कर दिया है। सो 13 to 14 आउट ऑफ 99 एमसीक्यू जहाँ पर मिसमैच या डिबेट हो रही है। खुशी की बात यह है कि अनअकैडमी ने जो आंसर की बनाई थी, इट इज़ अमॉन्ग द मोस्ट एक्यूरेट आंसर कीज, और जबकि जो शेरो शायरी करके पूरा दिन रील्स में चमकते रहते हैं, उनकी आंसर की देखिए उसमें काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ हैं कंपेयर टू अदर इंस्टीट्यूट्स, और उनके पेड कोर्सेज से सिलेक्ट होने वाले विद्यार्थी भी कम है। 2023 का रिजल्ट देखे तो रील्स देख के कोचिंग मत ज्वाइन करो। पेपर 2 की मैं बात करूँ, सीसेट 2023, उसमें भी बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे मधुकर सर ने जो आंसर की बनाई थी मोर देन 90% एक्यूरेसी यूपीएससी के साथ मैच कर रही है। कुछ तो दूसरे ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ पर बालक एजुकेटर्स उनकी 72% एक्यूरेसी मुश्किल से है। तब सोचो अगर थोड़ा पेपर और टफ हो जाता तो इसके खुद के ही वांदे हो जाते पास होने में। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा, अनुभवी टीचर से पढ़िए, अटेम्प्ट बर्बाद मत करिए। खैर, अब आते हैं मुद्दे पर कि अलग अलग सब्जेक्ट में क्या मतलब मिसमैच क्यों हो रहा है। पॉलिटी के 6 सवाल, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के 5 सवाल, साइंस टेक का 1, इकोनॉमी के 2, कुल मिलाकर 13 to 14 क्वेश्चन आउट ऑफ 99 क्वेश्चन टॉप इंस्टीट्यूट के यूपीए के साथ मैच नहीं हो रहे। तो इस वीडियो के 3 ऑब्जेक्टिव हैं। पहला, ये नई आंसर के आने के बाद जो हमारी फ्री टॉपिक वाइज प्रीवियस 10 ईयर्स की बुकलेट थी, उसकी हमने रेक्टिफाइड वर्जन रिलीज़ किया है, जिसे आप अभी के अभी डाउनलोड कर सकते हैं। तो टॉपिक वाइज पीवाईक्यू बुकलेट 2013 से 23, जिसमें कि ये जो नया आंसर किया है उस हिसाब से कुछ चीज़ें रेक्टिफाई करनी थी, वो हमने कर दी हैं, और उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं पूरी बुकलेट। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, ये वाला लिंक है, इसमें आप नीचे जाना तो ये प्रीवियस ईयर प्रीलिम टॉपिक वाइज ये पीडीएफ मिलेगा, उसको आप डाउनलोड करना। ये एक ऑब्जेक्टिव था, वो ख़त्म हुआ। अब दूसरा प्रश्न है कि ये आंसर की मैच क्यों नहीं कर रही है, क्या गड़बड़ हुई। उसके 4 प्रमुख कारण हैं। पहला तो ये है कि डिपेंड करता है आप कौन सी किताब या वेब पेज को पढ़ के जवाब डिकोड कर रहे हो, आपका जवाब अलग हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, नॉक्टर्नल यानी कि निशाचर या रात्रि में घूमने वाले प्राणी, तो सांबार डियर रात्रि में घूमता है, सीवेट कैट रात्रि में घूमती है। ऐसा मैं नहीं बोला, ये सब अलग अलग थाईलैंड का नेशनल पार्क की वेबसाइट, सिंगापुर के नेशनल पार्क की वेबसाइट ऐसा बोल रही है। उसके मुकाबले ये जो लायन टेक मकाक या ये जो बंदर होता है वो डाययूर्नल होता है, मतलब वो दिन में घूमता है, रात में वो आराम करता है, तो वो नॉक्टर्नल यानी निशाचर नहीं है। तो इस हिसाब से हम समझे तो अच्छा, ये एक नॉक्टर्नल नहीं है और सीवेट कैट और डियर सांबार तो है, तो मतलब जवाब क्या होना चाहिए, 2 and 3 करेक्ट, मतलब 2 ऑफ दिस जवाब होना चाहिए, 2 इसमें से जानवर नॉक्टर्नल है। तो कोचिंग वालों के आंसर की में जाता है बी। यूपीएससी ने ऑफिशियल आंसर की कि नहीं ये नहीं है, सिर्फ एक ही इसमें से है। सो अगेन डिपेंड्स कि आप कौन सी बुक से इसको कौन सी वेबसाइट से डिकोड कर रहे हो। और अब इसके खिलाफ कंप्लेन भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया 7 दिन के भीतर करना था, वो तो चला गया, पिछले साल ही वो डेडलाइन चला गया। इस बार आप जानते हैं ये 2023 के प्रीलिम का कट ऑफ काफ़ी कम रहा है, लोएस्ट रहा है। जनरल कैटेगरी में करीब 75 आउट ऑफ 200 मार्क्स। अब एक तो पेपर भी टफ था, और दूसरा तो अब मुझे ये भी कारण लग रहा है कि ऐसे जो भी सवाल हैं डिबेटेबल, अलग अलग किताबों से अलग जवाब जा रहे हैं, तो उसके भी तो चलते कट ऑफ डाउन ही जाएगा, क्योंकि जिन बच्चों ने खुद से सही समझ के टिक किया और इनकी जवाब के हिसाब से गलत और नेगेटिव मार्किंग में चला जाए। एनीवेज, और ये आज का ऐसा नहीं, इससे भी एक एग्ज़ाम सीज़न हम पहले चले, यानी 2022 में उधर भी ऐसा हुआ। देखिए, एक संस्था है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIUA,
उनका अगर हम एनुअल रिपोर्ट पढ़े तो वो ये बोल रहे हैं कि वी आर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और हम एक टॉप थिंक टैंक या एपेक्स इसका इंस्टीट्यूट है फॉर अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। अब इसमें से ही प्रश्न यूपीएससी ने पूछा तो सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स इज एन एपेक्स बॉडी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड इट प्रोवाइड्स इनोवेटिव सॉल्यूशन टू चैलेंज टू अर्बन इंडिया। हाँ, तो ये तो सही होना चाहिए ना, पर ये लोग क्या बोले, नहीं ये सही नहीं है, ये गलत है। उनके आंसर के हिसाब से डी, मतलब दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो जब, और इसको भी अब क्या ही कंप्लेन कर रही है, तो इसकी भी डेडलाइन चली गई। तो ये कारण है क्यों सब जवाब अपने मैच नहीं कर पाते। फर्स्ट रीज़न इज़ आंसर वेराइज एज पर सोर्स एंड बुक। कुछ बार ये कि उनका इंटरप्रिटेशन गलत जाता है। एक और एग्जांपल मैं दूँ, 2017 में ऐसा पूछा कि सरकार का एक पोषण मिशन चलता है कुपोषण यानी माल न्यूट्रिशन से लड़ने के लिए। तो स्वाभाविक है उसके अंदर इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन के नाम पर राइस और एग का कंजम्पशन बढ़ाना है या मिलेट का कंजम्पशन बढ़ाना है, ऐसी कुछ तो बात करी होगी उन्होंने। तो अब जो कंज्यूम करना के दो मतलब हो सकते हैं। एक तो होता है खाना, हाँ, तो खाना के हिसाब से मिलेट्स और एग्स को खाओ, न्यूट्रिशन मिले, तो वो हो सकता है। तो कोचिंग वाले इस हिसाब से, कैंडिडेट इस हिसाब से उसको करेक्ट करें। लेकिन ये यूपीएससी वाले अलग दिशा में गए कि नहीं, हमने जो पूछा कंजम्पशन वो बाइंग या सेल्स या खरीदने के हिसाब से था, तो इधर मिलेट्स और एग्स का सेल्स बढ़ाना तो वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो अगेन ये इनके इंटरप्रिटेशन पे जाता है। अब खैर कुछ बार तो ऐसा होता है कि वो कबूल कर लेते हैं कि हमारी हिसाब से गलत हो गया। तो 2023 का ये जो पेपर हुआ उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का एक क्वेश्चन इन्होंने कैंसिल किया है। इससे एक साल पीछे जाए, 2022 में भी इन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी का एक क्वेश्चन कैंसिल करना पड़ा, खुद से ही उनको मानना पड़ा गलत था। 2021 में जाए तो लोकसभा इलेक्शन का एक क्वेश्चन इनको कैंसिल करना पड़ा। उससे भी पहले जाए 2020 के अंदर मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन इनको कैंसिल करने पड़े। एक तो राउंड टेबल कॉर्पोरेट्स का था और दूसरा ये करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में था। तो मतलब डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता। यूपीएससी के जो आंसर और कोचिंग वालों के मैच नहीं हो रहे हैं या आपके मैच नहीं हो रहे, तो इसमें हमेशा सदैव आपकी खुद की गलती ऐसा नहीं है, उनका भी कुछ अलग गड़बड़ तो चलता है। खैर अभी मेन मुद्दे पर आते हैं कि ये जो अलग अलग क्वेश्चन मिसमैच हो रहे हैं 2023 प्रीलिम में, उसका क्या एक्सप्लेनेशन या क्या कारण है। तो शुरुआत करते हैं इकोनॉमी सब्जेक्ट से, जिसके अंदर 1-2 सवाल में मैच नहीं कर रहा है कोचिंग वालों का और यूपीएससी का। हालांकि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की परम कृपा से इकोनॉमी के मेरे आंसर तो मैच हो गए। और मैं इसको भगवान की कृपा ही कहता हूँ, क्योंकि हमने देखा ये नॉकटर्नल एनिमल वाले में कि अपना सही भी हो और यूपीएससी का गलत अपने को करवा दे, तो भगवान की कृपा है। और इसी तरह अनअकैडमी के बाकी टीचर्स ने जो आंसर की बनाई थी, ज़्यादातर केस में अपना सब मैच ही कर रहा है, क्योंकि यहाँ हमारे पास एक्सपीरियंस टीचर हैं, प्योर कंटेंट से काम हो रहा है और एग्ज़ाम के बदलते स्वरूप के हिसाब से धीरे धीरे हम और कंटेंट को अपडेट करते हैं। दूसरी इंस्टीट्यूट्स की तरह नहीं कि शेर व शायरी करने वाले गैर अनुभवी टीचर्स जिनके लिए पढ़ाई अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी होती नहीं है, इधर उधर घूमने के चक्कर में क्लास रीशेड्यूल करते रहते हैं, कंटेंट तो अपडेट करते नहीं हैं और फिर बैच जल्दी जल्दी निपटा देते हैं, ताकि समझो नया टैक्सी करेंगे तो नया बच्चे मिलेंगे, नया बैच लॉन्च करने में हमेशा वो। लेकिन यहाँ पर 15 महीने के लिए एग्जॉस्टिव प्रीलिम्स, मेंस इंक्लूडिंग आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की पूरी अपनी कोर्स चल रही है। और ना सिर्फ जीएस बल्कि सीसेट में भी मैंने आपको बताया कैसे बहुत एक्यूरेटली काम हुआ है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी का ये अपकमिंग बैचेस 2024 मई से लेके अगले साल, मतलब कुल मिलाकर 15 महीने की एग्जॉस्टिव तैयारी। आपके 15 महीने कैसे समझो, मई से मई प्रीलिम की तैयारी हुई 2024 से 25, सो दैट इज़ 1 ईयर। और उसके ऊपर अगले साल मान लीजिए मई सितंबर में हो तो तब तक भी आपका जो सपोर्ट स्ट्रक्चर चालू रहना चाहिए, इंक्लूडिंग आंसर राइटिंग। सो देयरफॉर वी हैव डिजाइंड 15 months कोर्स एट एन अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 24,999, 24,999। उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जहाँ लाइव क्लासेस से पढ़ाई, नोट्स, पावर पॉइंट, प्रैक्टिस एमसीक्यू, डाउट रेजोल्यूशन, मेंस आंसर राइटिंग विथ इवैल्यूएशन, ये सब कुछ आपको मिलता है। तो फिर मतलब अगर आपको पढ़ाई करनी है तो एग्जॉस्टिवली करनी पड़ेगी, क्योंकि सब ज़्यादा हमें पढ़ना पड़ता है सिलेबस और एग्जाम ट्रेंड टफ हो रहा है। खैर इकोनॉमी के जो 2 सवाल है मैं पहले आपको टॉपिक बताऊँ। एक चीज़ होती है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। अब यहाँ पर एमएसएमई की डेफिनेशन क्या होती है कि सपोज माइक्रो एंटरप्राइज मतलब जिसने अपने प्लांट मशीनरी में 1 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया और जिसका एनुअल टर्नओवर या सेल्स 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है,
उसी तरह स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज का डेफिनेशन होता है। दूसरी एक चीज़ होती है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। वैसा आपने पैसा बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक वाले ने किसी को लोन में दिया, तो लोन में जब दिए जाते हैं तो उसके कोटे होता है कि मिनिमम 40% लोन्स प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, यानी जैसे किसानों को, कमज़ोर वर्ग को, एमएसएमई, सोलर, ये सबको देना चाहिए। और बाकी 60% ऐसा है जिसमें ये फार्मर और बाकी पीएसएल कोटे वाले भी ले सकते हैं और अदानी अंबानी जैसे भी ले सकते हैं। तो इसमें से एक सिंपल क्वेश्चन इन्होंने पूछा था। तो पहला स्टेटमेंट, आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस पढ़ना। हाँ, तो पहला स्टेटमेंट क्या कि ये जो लिमिट्स हैं 15 करोड़ 25 करोड़ वो तो गलत है, कुछ अलग चल रहा है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग। दूसरा बोलता है कि ये सबको जो लोन जाते हैं उसको प्रायोरिटी सेक्टर माना जाता है, तो वो करेक्ट है। तो ऑफिशियल आंसर की के हिसाब जवाब बी होना चाहिए। अपनी भी आंसर की जो अनअकैडमी की बनी उसमें हमारा भी जवाब बी ही था, लेकिन कुछ और इंस्टीट्यूट जिनका अलग दिशा में इंटरप्रिटेशन चलाता था उन्होंने डी बोल दिया था। दूसरा एक प्रश्न था सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अभी जो आरबीआई प्रिंटेड पेपर फॉर्म में करेंसी छापता है, तो इसमें दाऊद इब्राहिम फर्जी नोट बनाए, टैक्स इवेजन हो, ब्लैक मनी, ये सब तकलीफ है। तो आरबीआई क्या सोच रहा है, डिजिटल स्वरूप में मैं पैसा जारी करूंगा, उसको प्रिंट नहीं करूंगा। इसको हम कहते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब ऐसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से मान लीजिए सरकार किसी को 500 रुपये सब्सिडी देती है बच्चे को, तो उसमें आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं कि भाई ये सब्सिडी से सिर्फ आप बुक स्टोर से किताबें खरीद सकते हैं, इससे आप डोमिनोज का पिज़्ज़ा नहीं खरीद सकते क्योंकि वो रिजेक्ट हो जाएगा जब क्यूआर कोड से आप पे करने जाओ। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को इस हिसाब से प्रोग्राम किया जा सकता है, करेक्ट। तीसरी बात ऐसी है कि सपोज चाइना सीरिया को, ईरान को पैसा ट्रांसफ़र करना चाहे, तो मनी ट्रांसफ़र के इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम है जिसका नाम है स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम। अब जैसे रशिया यूक्रेन के युद्ध के बाद रशिया को बैन कर दिया, तो ऐसा इधर भी हो सकता था। या फिर कि अगर चाइना उसको डॉलर में कन्वर्ट करना चाहे तभी इंटरनेशनल प्लेयर्स को यूएसए बोल दे मत करने दो। लेकिन अगर चाइना ये कहे कि मैं तो अपनी लोकल युआन करेंसी को ही सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के रूप में डिजिटली जारी करूंगा और डिजिटली इनको भेज दूंगा, बीच में कोई स्विफ्ट नहीं आएगा, कोई डॉलर कन्वर्जन नहीं आएगा, हाँ, तो वो ऐसा भी कर सकता है। तो इसके बारे में भी एक आसान प्रश्न प्रीलिम्स में पूछा था, वीडियो पॉज करके स्टेटमेंट पढ़ना। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और हमने भी जो अनअकैडमी के आंसर बनाए तो अपना भी जवाब सही था, लेकिन कुछ और इंस्टीट्यूट वो अलग दिशा में जा रहे थे तो उनका ये जवाब चल रहा था। खैर, तो इकोनॉमी के अंदर ये 2 क्वेश्चन और अपने अनअकैडमी के तो दोनों सही चले, और भी प्रश्न पूछे गए थे और वो भी सब सही चले थे। अब बात आती है पॉलिटी IR ज्योग्राफी एनवायरनमेंट। तो उनके आंसर्स की चर्चा करने के लिए ज्योग्राफी एनवायरनमेंट में सुदर्शन गुर्जर सर और पॉलिटी IR के अंदर डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा सर बाकी के इस सेशन को कंडक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम अलग अलग सब्जेक्ट एक्सपर्ट से पढ़ाई करते हैं। अब सस्ते ऐप्स और सस्ते प्लेटफॉर्म पे जाएं तो उसमें एक ही टीचर सारे विषय पढ़ाता है, तो किसी एक सब्जेक्ट पर उसका अच्छा कमांड या कंटेंट नहीं हो सकता। और पेपर जितना टफ हो रहा है तो आपको ऐसे लोग चाहिए जिनको एक सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी हो, ना कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। उसमें दिक्कत आ जाती क्योंकि वो एग्जॉस्टिव तैयारी नहीं कर, वही सब छोटा छोटा बुक्स में से कॉपी पेस्ट पावर पॉइंट बनाया। खैर, तो बाकी भी आप वीडियो देखिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। लेट्स क्रैक इट। रिसेंटली आंसर की आई और हमेशा की तरह इस बार भी इन्वायरमेंट के ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे जहां पर काफ़ी सोचने वाली बात है कि कई बार यूपीएससी अपने आंसर्स तो बता दे रही होती कि ये सही आंसर है, बट रिसोर्सेज या जो उन्होंने इसका रेफरेंस लिया है वो कई बार बताते नहीं हैं, तो फिर कन्फ्यूजन काफ़ी खड़ा हो जाता है। तो अब मैं वो ऐसे क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जो अनअकैडमी की ओर से या मेरी ओर से भी आप ये कह सकते हैं कि आंसर हम लोगों ने उस टाइम डिस्कस किए थे, बट उस टाइम भी जब हमने आंसर निकाले थे तो विथ प्रूफ के साथ थे वो। बट अब यूपीएससी का हमेशा की तरह कुछ नए तरीके से सोचना। अब यदि साथ में वो रेफरेंस भी दे तो बहुत ही अच्छे हैं, एटलीस्ट लर्नर पर्सपेक्टिव से। पर फिर भी एज ए एजुकेटर मेरा ये प्रयास है कि जो यूपीएससी का आंसर मानना है वो एटलीस्ट आप तक पहुंचा दूं मैं। तो हमने क्या आंसर कंसिडर किया था और यूपीएससी क्या कर रहा है उसको जरा क्विकली देख लेते हैं। आगे मैं वो क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगा जो बाकी जगह उस मोमेंट पे सारे अदर इंस्टीट्यूट्स के द्वारा दूसरे आंसर्स दिए गए थे, लेकिन यूपीएससी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने आंसर को मैच करना चाहा है। तो देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा आप लोग भी नोट डाउन करना। जैसे एक क्वेश्चन था स्क्विरल वाला, ये पिछली बार भी काफी चर्चा में रहा, उस टाइम भी काफी समस्याएं थी इस क्वेश्चन को लेके क्योंकि कहीं एकदम एविडेंट प्रूफ नहीं था उसका। तो इसका जो इन्होंने आंसर फाइनल मांगा है, मतलब माना है, वो ओनली 2 माना है, मतलब कि कोई 2 स्टेटमेंट इन्होंने सही मान लिए हैं इसमें से। अब ऐसे टाइम पे हम चाहते हैं कि एक रिसोर्स हमें मिले उस चीज का कि किस चीज को आपने आइडियल, क्योंकि आप हर पॉइंट को देखेंगे तो कुछ ना कुछ कनेक्शन मिल ही जाता है इंटरनेट पे। और रिसोर्सेज में एटलीस्ट ऑथेंटिसिटी की बात कर रहा हूँ कि मिल जाएंगे ऐसे आराम से,
बट फिर भी अब यहाँ पर हमें ओनली 2 कंसिडर करना है, क्योंकि क्या है कि इसमें नॉर्मली यदि हम लोग देखें तो ऑल 3 भी एक हद तक हमें सही लग रहे थे, एक ही सही भी लग रहा था, लेकिन अब इन्होंने 2 इसमें सही रख दिए हैं। अब ये तो चलो हमें मालूम है कि ओमनीवोर्स तो है ही है, मतलब कभी कभी इंसेक्टिवोरस खा लेती हैं, इंसेक्ट्स वगैरह भी हो जाता है, ये सब चीज़ें मतलब प्रॉपर आपको दिख जाएंगी। लेकिन बात वही है कि अब ये घोंसला कहाँ बना रही हैं, ठीक है, या उसका जो फूड है, कुछ लोगों का मानना है कि जो फूड है वो ज़मीन में स्टोर नहीं कर रही है, ये एक बस एक्टिंग कर रही होती है। कुछ रिसर्च ने ये भी किया, मतलब काफ़ी साइंटिस्ट हैं जो देखते रहते हैं इनके बिहेवियर वगैरह, ताकि लोगों मतलब बाकी आसपास के जीव जंतु को, कॉम्पिटिटर्स को कंफ्यूज कर सके। एक्चुअल में ये अपना भोजन पेड़ों पे या घोंसले वगैरह जहाँ होते हैं वहाँ पर रख रहे होते। तो प्रोबेबली इसको रॉन्ग मान के इन्होंने 2 स्टेटमेंट सही किए होंगे, बट ठीक है, आपके लिए याद रखना है कि इसका आंसर 2 माना है, ठीक है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन था, अब यहाँ पर भी वही बात थी कि रात में जो जगने वाली जो कहानी है नॉक्टर्नल, अब इसमें जो बेस्ट पॉसिबल जो इन्होंने लिया है, उन्होंने यहाँ मालाबार सिवेट को ले लिया होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अब ये इसका एक स्वभाव ही है। बाकी सांबर डियर के भी कहीं कहीं मेंशन किया हुआ है कि सांबर डियर रात में, डियर में वो रहता है कि ऑब्जर्वेशन, बट ट्रूली की बात हुई यदि या ज़्यादातर इनका इंक्लिनेशन यदि देखोगे तो इन्होंने मालाबार सिवेट को कंसिडर कर लिया है। बाकी तो बोले दिन का मेन एक तरह से एनिमल इनको कंसिडर करके इन्होंने इस चीज़ को गलत ठहरा दिया। तो यहाँ पे ओनली 1 माना है। अब देखो क्वेश्चन का पैटर्न भी ये है कि एक्चुअल भी आंसर, जैसे 1 2 3 वाले अपने पास ऑप्शन होते तो हमें एक्यूरेसी पता लग जाती। तो ऐसे टाइम पे एटलीस्ट यदि रेफरेंस भी दे रहे हो यूपीएससी हमारे लिए, तो लर्नर्स के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा क्लियर होगा मेरे हिसाब से। अगला एक क्वेश्चन था इसी में मर्क्यूरी पॉल्यूशन का। अब मैं इसका एक एग्जांपल दे भी देता हूं। मतलब कई बार ऐसा लगता है लर्नर को कि सर पता नहीं जो है हम क्या ऑथेंटिसिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर जैसे मैंने द्वारा उस टाइम जब मैं 3 आंसर जो ऑल 3 बता रहा था, अब आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की रिपोर्ट जब आप पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी कुछ, अब जैसे ये ऑफिशियल वेबसाइट है यूएस की, यूएस गवर्नमेंट की, उसके अकॉर्डिंग यदि आप देखते हो तो नीचे 1-2 लाइन आपको मिल भी जाती है, और इनफैक्ट एज इट इज लाइन मिलेगी, देयर इज नो नोन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर, कि मतलब उनके अनुसार अभी हमारे पास कोई ऐसा लेवल नहीं है। उनका मानना है कि मर्क्यूरी थोड़ा बहुत भी हानिकारक है, ठीक है। अच्छा, बाकी जगह आप यूएन के कुछ आर्टिकल्स पढ़ते हो, मतलब यूएन इन द WHO के, तो उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि जो मिनरल्स हैं स्पेशली मर्क्यूरी, वो गोल्ड माइनिंग से भी निकल रहा है, कोल वाला जो थर्मल पावर प्लांट्स या फॉसिल फ्यूल जब भी बर्न कर रहे होते हैं तो वहां से भी इनका जो देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इन्होंने प्रोबेबली, नॉर्मली यदि हम लोग देखें तो इन 2 को जो है सही मान के और इसको एकदम नॉन सेफ लेवल को मान के कि भाई ये थोड़ा एक्सट्रीम हो सकता है प्रोबेबली, इसको गलत करके इन्होंने 2 अब ओनली 2 इसमें स्टेटमेंट है। फिर बात यहीं पे वही आ जाती है कि यदि 1 2 3 वाले आंसर होते तो इसमें एटलीस्ट हम एक्यूरेसी पे पहुंच पाते कि यूपीएससी किसको गलत मान रहा है, किसको सही मान रहा है। बट अभी इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि आंसर इन लोगों ने इसका ये माना है, ठीक है। हालांकि ये हर साल 3-4 सवाल आप मतलब एक्सपेक्ट करिएगा कि मिलता ही है इस तरह का। एक क्वेश्चन और है जहां मतलब फिर वही एक बात कहानी है कि जो है, तो यहाँ पर भी इन्होंने इंडिया हैज़ मोर एरेबल एरिया देन चाइना, इसके तो काफ़ी प्रूवन डाटा भी मिल जाता है, तो प्रोबेबली इसको सही मान के इन्होंने ओनली 1 कर दिया। बाकी जगह जो है इतना डाटा अवेलेबल भी नहीं, तो हो सकता है इनको गलत कर दिया हो कि इरिगेटेड एरिया अब जो है चाइना का ज़्यादा हो गया है, तो एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इंडिया की कम है चाइना से ज़्यादा, तो चाइना मतलब कंपेरेटिवली ज़्यादा में, इसलिए उन्होंने 1 कर दिया, ओनली 1। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर कंपेरेटिवली 2 माने थे, लेकिन अब हो सकता है इसको जो मोस्ट प्रोबेबल है उसको कंसिडर करके उन्होंने ये आंसर दिया हो। यहाँ भी वही वाला इशू है, यदि 1 2 3 होती। हाँ, इस क्वेश्चन का ज़रूर मानते हैं कि इसमें गलती हुई है, फैक्चुअल एरर है ये, मतलब अपनी ओर से ही मानते हैं हम लोग। कारण क्या है उसका सीधा है कि जब रामसार साइट्स, क्या होता है कोई लेक जब आता है, नॉर्मल लेक है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन जैसे रामसार साइट में आता है तो 2-3 महीने लग जाते हैं उस पूरे लेक्स की नई नई इन्फॉर्मेशन निकालने में। कारण यही होता है कि एकदम से जो लेक कभी न्यूज़ में ही नहीं था, अचानक उसका डेटा या उसका कोई भी एक तरह से इन्फॉर्मेशन एकदम अवेलेबल नहीं रहती। तो कुछ के शुरुआत के दिनों में, कुछ के शुरुआत के न्यूज़पेपर्स में इन्होंने जो है, कई बार देखोगे आप तो जो गंडक रिवर है उससे कवर ताल बना है, ऐसा कई बार शुरू में दिखाया गया, वो फैक्ट भी चला, सब लोगों ने यही माना। बट चूंकि अब आप गूगल मैप पे जाके एक्चुअल देखते हैं तो ये बूढ़ी गंडक है, बूढ़ी गंडक के नज़दीक है, गंडक की जगह बूढ़ी गंडक है, तो प्रोबेबली इसको गलत मान के, और उसके बाद में कृष्णा रिवर तो नहीं है कोलेरू लेक में, ये हमें दिखता भी है,
तो पहला वाला स्टेटमेंट ओनली 1 करा है। यहाँ पे ओनली 2 में इसको हम सही मान रहे थे इस बात को लेके कि पुराने जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे, लेकिन अब जब आप एक्चुअल गूगल मैप वगैरह देखते हैं तो ये चीज़ आप लोगों को दिखेगी कि ये बूढ़ी गंडक के पास देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम एक फैक्चुअल एरर जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद में कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो बाकी जगह आंसर शीट्स में रॉन्ग थे, लेकिन हमने जो डिस्कशन किया था वो लगभग सही गया अकॉर्डिंग टू द यूपीएससी जो आंसर की थी। जैसे एक क्वेश्चन था वो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट ज्योग्राफी वाला, वो उस टाइम मैंने भी बताया था कि कॉन्सेप्चुअली हमेशा ध्यान रखना कि कॉन्टिनेंट्स पे गर्मियों के समय उतना डिफरेंस नहीं मिलेगा जितना ठंड में रहता है। वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कॉन्टिनेंट और ओशियन के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस कब ज़्यादा रहता है, कॉन्ट्रास्ट। तो ठंड में ज़्यादा होता है क्योंकि ठंड में लैंड बहुत ठंडा हो जाता है, तो उतना टेम्परेचर का डिफरेंस हो जाएगा। तो उस चीज़ को मान के हमने पहला जो है वो इनकरेक्ट माना था, क्योंकि इनके अनुसार, इस स्टेटमेंट के अनुसार ये था कि समर में वो ज़्यादा टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बता रहा, जो कि नहीं, विंटर में रखते हैं हम लोग। इस आधार पर यूपीएससी और अपने आंसर की बिल्कुल मैच हो जाती है। कुछ क्वेश्चन ये वो बता रहा हूँ, बाकी तो सब सही थे। कुछ जो बाकी जगह गलत बताए गए, लेकिन अपन जो कर रहे थे, अपन ने प्रॉपर चीज़ों को रिसर्च करके समय लेके जो किया था उसका ये है। तो जिसमें एक क्वेश्चन ये वाला भी था कार्बन मार्केट्स वाला, जहाँ पे बहुत सारे जगह पे सी दिया था, लेकिन अपना एक्चुअल आंसर भी जो है बी निकला इसमें, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर भी ये बिल्कुल सही था, जो ऑफिशियल आंसर की है बी। इस वाले क्वेश्चन में कम्युनिटी रिजर्व वाला ये भी हम लोगों का आंसर सही था। इसके बाद में एग्रीकल्चर वाला जो क्वेश्चन था, इसमें मतलब वर्ल्ड वाटर रिपोर्ट की जो डेवलपमेंट रिपोर्ट वाली थी, तो ऑफिशियल आंसर की सी है, एज इट इज सी अपन ने इसमें आंसर किया था। तो ऐसे कुछ डाउट्स थे जो मुझे ऐसा लगता है कि अनअकैडमी और एज ए एजुकेटर जिम्मेदारी है मेरी पूरी कि जो चीज़ आप तक पहुंचनी चाहिए वो बिल्कुल समय से पहुंचे। तो अभी रिसेंटली जैसे ही आंसर किया आया तो सारे क्लेरिफिकेशन मैंने आपको बता दिए। चूँकि मुझे अभी भी लगता है कि लर्नर के दृष्टिकोण से यूपीएससी के द्वारा भी इन आंसर्स का एक रिसोर्स देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 1 2 3 वाले क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होती है, बट ऐसे सवालों में फिर कई बार सवाल उठता है कि आप किसको सही मान रहे हैं, किसको गलत मान रहे हैं। खैर, तो इन सवालों से आपको किसी भी प्रकार का तनाव नहीं लेना है। 3-4 सवाल हर बार हर साल, ये बहुत मतलब कॉमन चीज़ है। आपको बाकी क्वेश्चंस पे फोकस करना है, अपनी ऊर्जा बनाए रखो, अच्छे से पढ़ो। ये मत सोचो कि ऐसा मेरे साथ होगा, ये हो गया, वो हो गया। आपको सिर्फ पढ़ाई पे भी फोकस करना है, एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है। सो थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा। एंड फ्रेंड्स, आज मैं बहुत खुश हूं। आज मैं इसलिए बहुत खुश हूं बिकॉज दिस इज अ रिडेम्पशन मोमेंट। सी, आई एम अ प्रोफेशनल, आई एम एन इंटेलेक्चुअल। मैंने अपनी लाइफ में और कुछ नहीं किया, पढ़ाई की, लॉयर बने, तब भी सारा किताबों से ही लेना देना होता है। सो आपका सारा टाइम वास्ता किताबों से, नॉलेज से ही पड़ता है। एंड देन माई फील्ड ऑफ चोजन फील्ड ऑफ another profession of teaching, जो भी सिर्फ नॉलेज गैदरिंग, नॉलेज एप्लीकेशन एंड नॉलेज टीचिंग से रिलेट करता है। तो जब तुम मेहनत करते हो, जब तुम्हें तुम्हारा सब्जेक्ट आता है, तो उसकी जब रिडेम्पशन होती है तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। और उसी के साथ साथ जब उसकी अननेसेसरी क्रिटिसिज्म होती है, स्पेशली फ्रॉम दोस्त who do not know their subject, who have not worked hard, who are just riding the wave of cheap criticism and cheap publicity on social media, तो तुम्हें और बुरा लगता है। सो इस कॉन्टेक्स्ट में आज जो पहला क्वेश्चन, बिकॉज यूपीएससी ने 1 साल के बाद यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2023 के आंसर की रिलीज कर दिया। एंड द सोशल मीडिया इज चॉक अ ब्लॉक विद सो मच क्रिटिसिज्म। ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन सही है, ये क्वेश्चन कैसे है। आज लेट्स सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट कि क्या आंसर की था, क्या आंसर की मैंने दिया था इन टर्म्स ऑफ जब अनअकैडमी ने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रीलिम्स के तुरंत बाद आंसर की रिलीज किया था। एंड द रीजन फॉर दैट, नो एड होमिनेम अटैक, नो जनरलाइज क्रिटिसिज्म, नो अननेसेसरली तारीफ, नो अननेसेसरली बुराई। पहला क्वेश्चन आया था जिस क्वेश्चन से हमारा थोड़ा वाबस्ता है, इन अदर वर्ड्स इट इज इन कॉन्फ्लिक्ट और इट इज डिफरेंट और इट वाज डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 31 सीरीज ए में, थोड़ा साइड में हट जाता हूं ताकि तुम इसे पढ़ पाओ। इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन? सारभूत में विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है?
ए द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, बी द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित पद्धति, सी फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, विधि की निष्पक्ष प्रयुक्ति, डी इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता। जिस साल ये क्वेश्चन आया यानी कि पिछले साल, आई गेव द आंसर, ये उसी वीडियो का स्क्रीनशॉट है। प्रतीक नायक सर इज मॉडरेटिंग दिस डिस्कशन, आई एम आंसरिंग। ये रहा क्वेश्चन, इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन? आंसर मेरा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। दिस इज अ स्क्रीनशॉट ऑफ द यूट्यूब सेशन प्रीलिम्स एनालिसिस 2023। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में तुम्हें ये पूरा वीडियो मिल जाएगा और यू कैन इजीली वॉच दिस। जब मैंने ये आंसर दिया था उस समय मैंने ये आंसर देते टाइम मेरे पास बहुत ही सॉलिड रीजंस थे। दिस कम्स स्ट्रेट फ्रॉम मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978। आई एम अ लॉयर at the Supreme Court, I argue Constitution, I know my job. मैंने इसका आंसर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस दिया, then the Pandora's box opened. The world around, all the fellow educators and so many of these so-called adversaries who do not know the subject, yet they want to claim themselves as the next mastermind, उनको ये लगने लगा कि नो जी ये तो गलती है। किसी ने कुछ आंसर दिया, कुछ लोगों ने फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ यानी कि चॉइस नंबर सी को भी बोला, एंड दे कोटेड थॉट्स एंड व्यूज एंड वर्जन्स एंड साइटेशंस फ्रॉम आई डोंट नो वेयर। बी दैट एज इट मे, मेरे पास इसका आंसर था और इसीलिए था क्योंकि मैंने इस वीडियो में उसको साइड भी किया और मैं इतना मजबूर हो गया कि अल्टीमेटली मुझे एक स्पेशल क्लास कंडक्ट करनी पड़ी। तो ये मेरे स्पेशल क्लास में से था। मैंने अगले दिन एक स्पेशल क्लास कंडक्ट की बिकॉज आई एम आंसरेबल टू माई एस्पिरेंट फ्रेंड्स जो मेरे लर्नर्स हैं एंड आई हैव लैक्स ऑफ देम। तो मैंने इसका भी आंसर तब भी यही दिया, मैंने कहा देखो आंसर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है, बट क्योंकि तुम इंडिया के सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हो और तुम इंडिया के टफेस्ट एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे हो, इट इज इंपॉर्टेंट दैट आप इसको समझो। ये मेरी क्लास की स्लाइड्स में से था। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को कैसे समझा जाता है जी? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक तरह का प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस ही है। यू कांट रन अवे फ्रॉम दैट फैक्ट। नेचुरल जस्टिस में ही ड्यू प्रोसेस आता है। ये जस्टिस भगवती की खुद की स्टेटमेंट थी जब मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस को डिसाइड किया गया था, और दिस इज अ लैंडमार्क जजमेंट ऑन आर्टिकल 21। तो पूछा गया इज नेचुरल जस्टिस एंड ड्यू प्रोसेस सेम? नेचुरल जस्टिस अ टर्म that denotes specific procedural rights in English legal system and the systems of other nations based on it. It is similar to American concepts of fair procedure and procedural due process. तो वही जो अमेरिकन कॉन्सेप्ट है वही प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है। मनेका गांधी केस में हुआ क्या था? ऑडी ऑल्टराम पाटम को ही तो नहीं मिला था, मौका ही यही तो नहीं मिला था कि मैं अपने आप को डिफेंड कर पाऊं। सो यही सिचुएशन इसी में आया था। वन ऑफ अ वेरी गुड लॉयर मस्ट बी अ गुड स्टूडेंट जिन्होंने एक किया है अपने अपना जो भी उनके होमवर्क होगा या जो भी उनको प्रोजेक्ट मिला, उन्होंने भी जस्टिस भगवती का ये कोट किया हुआ है। जस्टिस भगवती इन मनेका गांधी ऑफर्ड एन एक्सपेंसिव रीडिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू इंक्लूड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। वोला, अरे या द ऑनरेबल जज जिन्होंने मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में मेजॉरिटी जजमेंट दी है, इनफैक्ट यूनानिमस ही थी, तो उनकी तो बात सुन लो ना जी, हम तो अपनी किताबें पढ़ेंगे। राइट, यहां पर भी फंडामेंटल राइट्स कन्फर्ड एटसेट्रा एटसेट्रा, सर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, नेचुरल जस्टिस, ये हर जगह है। दिस इज केस एनालिसिस ऑफ मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगेन यू रीड दिस, राइट, यूल गेट द सेम थिंग। सो थैंकफुली मेरे लर्नर्स को मालूम है कि दे आर बीइंग टॉट ऑथोरिटेटिवली। उनको मालूम है कि मैं कोई भी बात बोलूंगा तो उसके पीछे कोई ना कोई साइटेशन होगी। आई एम द फर्स्ट पर्सन, रो में लाइन में सबसे आगे खड़ा होगा वो बंदा, वो मैं हूंगा। सिद्धार्थ जयसिंह अरोरा होगा अगर वो जाके बोल दे कि जी मुझे ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, आई एम सॉरी, मुझे नहीं आता यार, क्या कर सकते हैं। ओके, आई एम नॉट क्लेमिंग दैट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड कैन बी सेड और थॉट और कैन बी नोन। ह्यूमिलिटी उस मामले में मेरे पास है, लेकिन अगर मुझे मेरा टॉपिक आता है, आई विल गो टू बुर्ज खलीफा के टॉप पर और वहां से चिल्ला के बोलूंगा, एंड आई डोंट केयर अबाउट एनीवन एल्स। सो प्लीज रिमेंबर, ये आंसर को समझने से पहले, और ये एक आप सब लोगों के लिए भी एक वेकअप अलार्म है, प्लीज स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट।
ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन क्लैरिफिकेशन। हाउएवर बहुत जगह पर ये भी होता है कि जहां पे मैं कुछ और सोच रहा हूं और यूपीएससी कुछ और सोच रही है, एंड वन ऑफ दीज क्वेश्चंस इज हियर। सो नॉट मैचिंग विद अन अकेडमी आंसर की इज ऑल्सो अनदर थॉट। मैं वो पहले बिफोर यू से कि कौन सही है कौन गलत है, या मैंने गलती की या तुमने गलती की, प्लीज पे वेरी क्लोज अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग। पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन नंबर 34 ऑफ सीरीज ए पूछा, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स was widely believed to be enacted to overcome the judicial interpretations of fundamental rights। भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया है कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया है? पार्डन माय मिस्टेक्स इन हिंदी प्रोनाउंसिएशन। ए फर्स्ट अमेंडमेंट, बी 42nd अमेंडमेंट, सी 44th अमेंडमेंट, डी 86th अमेंडमेंट। पहले मैं तुम्हें बड़ी ईमानदारी से यह बात बता देना चाहता हूं, एंड आई डोंट केयर कि तुम इसमें से कोई मेरे दुश्मन ही होंगे, ओके बहुत सारे लोग हैं जो नहीं मानेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि जब मैं आंसर की देता हूं ना माय फ्रेंड्स, जब भी क्वेश्चंस आते आई डोंट टेक मोर देन 2 minutes टू आंसर। ना इसका रीजन है, यहां पे मैं शोबाजी नहीं बोल रहा हूं, मैं सोचता हूं कि मैं 2 मिनट में आंसर दे देता हूं, वो जो भी आंसर होगा मैं वो शेयर कर दूंगा, और फिर मैं एक्सेप्ट कर लूंगा कि यार आई एम नॉट वेरी गुड एट इट। इसको 2 मिनट में क्यों आंसर देता हूं? 2 मिनट में इसलिए आंसर देता हूं क्योंकि मैं ये सोचता हूं कि यार होशियारी नहीं करने की, राइट? होशियारी करना ठीक नहीं है। मैं एयर कंडीशन रूम में बैठूं, इंटरनेट लेकर बैठूं, गूगल से पूछ लूं, आजकल तो एआई से भी पूछा जा सकता है, एंड ऑल दैट स्टफ, मैं ये सब कुछ पूछूं और फिर आंसर दूं। आई डोंट थिंक इट्स अ फेयर एक्सरसाइज इन गिविंग द सो कॉल्ड आंसर की। मेरे एस्पिरेंट फ्रेंड्स जो कि मेरे स्टूडेंट्स भी है, ओके, उनको यही काम करना है 60 सेकेंड्स में, तो मैं 2 मिनट ले लेता हूं। उनको 1 मिनट मिला है, मुझे 2 मिनट ले लेता हूं। 1 मिनट इसलिए कि चलो मैं उनके साथ एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा, और 1 मोर मिनट कंसिडरिंग कि यार मुझे एक्यूरेसी पे थोड़ा ध्यान दे देना चाहिए, ओके, इतना मैं अपने आप को बेनिफिट ऑफ द डाउट दे देता हूं। हाउएवर उससे ज्यादा नहीं, नेवर। और ये आप किसी से भी पूछ सकते हो, माई फेलो एजुकेटर्स एट अन अकेडमी, द सपोर्ट स्टाफ, कैमरामैन, जिससे पूछना पूछ लो कि मेरे 2 मिनट का मतलब 2 मिनट ही होगा, मैं उससे ज्यादा नहीं लेता हूं। अब मैं जब वो आंसर दे रहा था, ये क्वेश्चन मेरे सामने आया, मेरे माइंड में जो जा रहा था मैं आपको बता देता हूं। मैंने सोचा देखो यार दो चॉइसेस है, ये सी और डी को मैं एकदम एलिमिनेट कर सकता हूं, ये एकदम यूजलेस है, इसमें कुछ नहीं। फर्स्ट और 40 सेकेंड में क्या था? देखो फर्स्ट अमेंडमेंट जब पास किया गया था तब भी फंडामेंटल राइट्स पे बड़ी बहस होनी स्टार्ट हो गई थी। लैंड से रिलेटेड आर्टिकल 31 तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, जो विच फाइनली एंडेड इनटू केशवानंदा भारती एंड मिनर्वा मिल्स एंड सो ऑन सो फोर्थ, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। तो लैंड से रिलेटेड हुआ, शंकरी प्रसाद की बातें होने लग गई थी, एंड ऑल दैट स्टफ व्हाट हैपेंड। सो वो भी था। फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे कौन सा रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है या फिर नहीं लगाया जा सकता, उस पर भी क्वेश्चन आ सकता था, ओके, वो भी फंडामेंटल राइट से डिस्कशन था। इनफैक्ट फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन पे आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज जी पे भी डिस्कशन होने लग गई थी। तो मैंने सोचा यार देखा जाए तो फर्स्ट अमेंडमेंट भी सही है, राइट? फर्स्ट अमेंडमेंट में थोड़े बहुत रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन लगाए गए, आर्टिकल 31 कैपिटल ए 31B 9 शेड्यूल डाला गया, ये भी सही है। और एक और बड़ा ज्यादा ही फेमस है, वो है 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट में भी कोई बुराई नहीं है, बिकॉज उस टाइम पर भी ये केशवानंदा भारती जजमेंट, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन 1973 की तो जजमेंट है। उस टाइम पर ये सारी चीजें भी होने लगी थी कि आर्टिकल 368 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कि आर्टिकल 13 के फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्शन है। तो मैंने सोचा यार ये भी ठीक है भाई, ये भी ठीक है। तो यहां पे लिखा है इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन वाज वाइडली बिलीव्ड टू बी इनैक्टेड टू ओवरकम जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। मैंने कहा बाबा ये दोनों ही सेम लग रहा है मेरे को, ऑलराइट। जबकि मुझे जुडिशियल इंटरप्रिटेशन सुनते मेरे को लगा ये तो केशवानंदा भारती की बातें हो रही है, बिकॉज 1951 का जो फर्स्ट अमेंडमेंट आया था उससे पहले कोई सो कॉल्ड लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ था, ओके, इन द सेंस इन द केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हाँ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वाला एक गोपालन हुआ था। आइदर वेज सी मेरे पास 2 मिनट है, ओके, तुम्हारे पास तो 60 सेकंड है, तुमको क्विकली है, तो मुझे लगा यार फर्स्ट भी हो सकता है, 40 सेकंड भी आता है, बट यू नो इनी मिनी माइनी मो। इनफैक्ट मैंने प्रतीक नायक सर को उस टाइम पर यह बात बोली भी थी। मैंने कहा आप देख लेना वो वीडियो, ओके। मैंने कहा सर आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दिस फैक्ट, ऑलराइट,
Now, given a point, and if I am stuck, okay, with a gun to my head, I'll answer B, probably 42nd Amendment. But there is no answer to this. Given a choice, I would have just skipped it and threw it off. दुनिया के सारे आंसर्स देने थोड़ा जरूरी है. And that is what I did. And thankfully, UPSC heard me right. UPSC has dropped this question. And thankfully, in fact, तारीफ वहां जहां तारीफ ड्यू है, क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू. थैंकफुली यूपीएससी ड्रॉप दिस क्वेश्चन, बिकॉज इस क्वेश्चन को अगर ये क्वेश्चन रह जाता तो आगे आने वाले टाइम में इसको प्रीसिडेंट बना देते और फिर इसका आंसर क्या देते. थैंकफुली, और इस मामले में हमारी आंसर की इनसे डिफरेंट हो सकती है. आई डोंट केयर बिकॉज आई डिड नॉट हैव एन आंसर. आई एम श्योर यू वोंट हैव एन आंसर. ऑलराइट, एंड दैट इज थैंकफुली यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया. आइदर वेज कोई टेंशन नहीं. तुम्हें जो भी बात मैं बोल रहा हूं, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं कोई दूसरी दुनिया की बात कर रहा हूं, सर्टेनली नॉट. इस वीडियो के लिंक में चले जाना, वहां पर तुम्हें उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा. एक और क्वेश्चन, नॉट मैचिंग विद अनअकैडमी आंसर की एक और क्वेश्चन, एक और बात सुनो. क्वेश्चन नंबर 37 है, राइट. इट सेज विद रेफरेंस टू द फाइनेंस बिल एंड मनी बिल इन द इंडियन पार्लियामेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. One, when the Lok Sabha transmits finance bill to the Rajya Sabha, it can amend or reject the bill. जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है. Number 2, when the Lok Sabha transmits money bill to the Rajya Sabha, it cannot amend or reject the bill. It can only make recommendations. जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती, वह केवल अनुशंसाएं कर सकती है, रिकमेंडेशंस. नंबर 3, इन द केस ऑफ अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा, देयर इज नो जॉइंट सिटिंग फॉर द मनी बिल बट अ जॉइंट सिटिंग बिकम्स नेसेसरी फॉर फाइनेंस बिल. लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति होने पर धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती, किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक अवश्य होती है. लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन इन माई वे. जब ये क्वेश्चन आया, अगेन मैं एज एन एस्पिरेंट सोच रहा हूं, इस क्वेश्चन का एक एक चॉइस पकड़ते हैं. इसमें देखते हैं, व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट्स फाइनेंस बिल टू द राज्यसभा, इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल. बाबा कैसी बातें करो. अगर मैं फाइनेंस बिल को फाइनेंस बिल समझू, वाह, फाइनेंस बिल को फाइनेंस बिल ही तो समझोगे. लेकिन अगर मैं फाइनेंस बिल को फाइनेंस बिल ही समझू, राइट, फाइनेंस बिल एक मनी बिल की तरफ पास किया जाता है. एंड ऑफ द बजटरी प्रोसेस इट इज अ मनी बिल की तरह ही उसको पास किया जाता है. फाइनेंस बिल के, क्योंकि अगर वो सिर्फ मनी बिल है तो उसका सिर्फ लेना देना लोकसभा से होगा. दिस इज कॉमन नॉलेज, यू डोंट इवन नीड टू स्टडी द सब्जेक्ट. स्कूल में 7वीं क्लास में ही समझ में आ जाता है. सो व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट्स ऑफ मनी बिल, अगर मैं फाइनेंस बिल को मनी बिल की तरह सोच लो, टू द राज्यसभा, इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल. सर्टेनली नॉट. राज्यसभा का कोई रोल ही नहीं है, ना वो अमेंड कर सकते हैं ना वो रिजेक्ट कर सकते हैं. इट इज फिनिश्ड. तो ये चॉइस रॉन्ग हो जाती है. लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड. सेकेंड चॉइस हो जाती है, राइट, when the Lok Sabha transmits money bill to the Rajya Sabha, it cannot amend or reject the bill, it can only make recommendation. अभी तो बोला, बिल्कुल सही बात है. राज्यसभा को पास 14 डेज होता है, राज्यसभा उसमें उस बिल को वापस करके रेकमेंड कर सकती है. इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द लोकसभा एंड इट इज कंप्लीटली द कॉल ऑफ द लोकसभा वेदर टू एक्सेप्ट द बिल, एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन और नॉट. Either ways, after 14 days, it is deemed to have been passed. Third is, in the case of a disagreement between the Lok Sabha and the Rajya Sabha, there is no joint sitting for the money bill, but a joint sitting becomes necessary for finance bill. फाइनेंस बिल को फाइनेंस बिल समझो ना. हाँ, फाइनेंस बिल को फाइनेंस बिल समझो तो फाइनेंस बिल इज अ मनी बिल. तो जी मनी बिल में तो सिर्फ लोकसभा का रोल होता है ना, तो जॉइंट सेटिंग कैसे होगा? बट अ जॉइंट सेटिंग बिकम्स नेसेसरी फॉर द फाइनेंस बिल. ये रॉन्ग हो गया. सो दिस इज रॉन्ग अगेन. सो इस बेसिस पे इनका ऑफिशियल आंसर की हो गया बी. ऑलराइट, दैट इज ओनली 2. हमने आंसर दिया हुआ था ए, यानी कि ओनली 1, क्योंकि ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये एकदम सही है. सो सेकंड वाला हमारा एकदम सही है. अब मैं उस टाइम पे भी ये कर रहा था, प्लीज वॉच दैट वीडियो. तुम लोगों को एक भी बात ऐसे गलत नहीं लगेगी. मैंने उस टाइम भी बोला, मैंने कहा सर कहीं ऐसा तो नहीं है, ये फाइनेंस बिल के लिए इतनी बातें क्यों करे? क्योंकि फाइनेंस बिल इज सच कॉमन नॉलेज की वो मनी बिल है, उसको जॉइंट सिटिंग ये सब बातें बार बार क्यों हो रही है? यहां भी ऐसी बात, यहां भी ऐसी बात है. कहीं यूपीएससी एग्जाम में ना फाइनेंस बिल को फाइनेंशियल बिल तो नहीं समझ रहा, राइट? ये मैंने तब बोला है, प्लीज वॉच दैट वीडियो. तुम्हें
प्लीज 10 मिनट निकाल के वो वीडियो को वॉच करो एंड कम बैक एंड से कि नहीं सिद्धार्थ सर आपने ये नई बात बोली है। मैंने वहां पे बोला ऑन लाइव कैमरा में बोल रहा हूं ये बात कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि ये फाइनेंस बिल को फाइनेंशियल बिल समझ रहे, बिकॉज अगर ये फाइनेंशियल बिल समझ रहे आर्टिकल 117 का तो ये क्वेश्चन चेंज हो सकता है। सो व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट्स फाइनेंस बिल टू द राज्यसभा इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल। इसको थोड़ी देर के लिए फाइनेंस बिल ना समझ के फाइनेंशियल बिल समझो तो ये एकदम करेक्ट हो गया। फिर ये तो स्टेटमेंट ऐसे भी करेक्ट है। और इन केस ऑफ अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा देयर इज नो जॉइंट सेटिंग फॉर मनी बिल बट अ जॉइंट सेटिंग बिकम्स नेसेसरी फॉर फाइनेंशियल बिल। मान के चलो 2 मिनट के लिए, गिव देम द बेनिफिट ऑफ द डाउट। तो चलो यार फिर फाइनेंशियल बिल भी ठीक है, तो ये भी ठीक हो गया, फिर ये भी ठीक हो गया और ये भी ठीक हो गया। तो अगर मैं इस फाइनेंस बिल को फाइनेंशियल बिल समझता हूं तो भाई फिर तो आंसर सी होना चाहिए, और अगर मैं इस फाइनेंस बिल को फाइनेंस बिल समझता हूं तो फिर आंसर ए होना चाहिए। तो या तो ए मानो या फिर सी मानो। Now, where does B come in the picture? ये only 2 क्या है? Okay, this is something that I'm not able to wrap my head and I am not wrap my head around that part कि ये चक्कर क्या है? कि B कैसे हो सकता है? A हो सकता है, C हो सकता है। A in the sense कि अगर मैं इसको फाइनेंस बिल समझूं, B अगर मैं बेनिफिट ऑफ द डाउट दे दूं या मुझे ऐसा लग रहा है, I'm just thinking out aloud, तो ये C होना चाहिए। Either ways we chose for A because समझना तो ऐसे चाहिए, सब लोग थोड़ा ना अननेसेसरली दिमाग लगाएंगे। तो हम लोगों ने तो इसको फाइनेंस बिल के अनुसार सोचा। आई रियली डोंट नो व्हाट यूपीएससी इज थिंकिंग एंड आई थिंक दे शुड क्लैरिफाई, ओके, इन द इंटरेस्ट ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग कि भाई इसका मतलब क्या है, ये बी क्या है, क्योंकि ऊपर फाइनेंस बिल है नीचे फाइनेंशियल बिल है, ऐसा तो नहीं समझ लिया। सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू पे क्लोज अटेंशन एंड मेक श्योर दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग ओवर हियर। सो वी आर रॉन्ग, certainly UPSC is the king, लेकिन why is this wrong has to be understood very easily. So there are questions sometimes which you really don't know कि भाई क्या बोलना क्या चाह रहे हो, नहीं आप कभी इन पंक्तियों में कहना क्या चाह रहे हैं, you don't know. So either ways I still will stand for A or C. वैसे A is the perfect answer, there's no ifs and buts about it, it's a finance bill, right? Even if you're thinking astronomically or something else, C can become something. अगर तुम उसको वैसे, which is wrong, I am again saying finance bill has to be a finance bill, I don't know why, but ये B कहां से आया भगवान जाने। Let's look at the next question. एक क्वेश्चन नंबर 94 का क्वेश्चन है, right? And it says Israel has established diplomatic relations with some Arab states. To the Arab Peace Initiative mediated by Saudi Arabia was signed by Israel and Arab League. Which one of the statements given above is correct in respect of above statements? Was statement 1 and 2 are correct, statement 2 is correct explanation, statement 1 and 2 are correct and statement 2 is not the correct explanation, statement 1 is correct but statement 2 is incorrect, statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. Alright, so इसका official answer key is C. ओके, अरब पीस मतलब स्टेटमेंट 1 करेक्ट, ये दुनिया को मालूम है, राइट? तो वी हैव सीन अब्राहमिक अकॉर्ड्स, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। द अरब पीस इनिशिएटिव मीडिएटेड बाय सऊदी वाज साइंड बाय इजराइल एंड अरब लीग, ये रॉन्ग है। एंड अन अकेडमी ने आंसर की दिया बी, विच इज रॉन्ग। यस देयर इज एन एम्बिग्विटी इन दिस, राइट? बिकॉज there could be an errata that should have been done. There was an ambiguity in this answer key. Actually, there were 2 different teams answering this question, right? So I want to easily accept, right, and easily get this point that there has been an outreach, there has been a mistake on the part of our team while publishing the answer key. The Arab Peace Initiative mediated by Saudi Arabia was signed by Israel. No, Israel did not sign it. Israel के पास अपने बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, reservations थे, बिकॉज वो पैलेस्टाइन का इशू डिस्कस करना चाहता था एंड सो ऑन एंड सो। सो ऑन दैट स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो हियर वी डिविएट। Mia Culpa absolutely got this point and the point was that we stand corrected in this part. So yes, certainly, right, credit where credit is due and जब क्रेडिट है तो फिर क्रेडिट लो। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी है जिनमें हम लोगों ने वो कर दिया जो पूरा का पूरा दुनिया ही पलटी हुई थी। एक तो पहला वाला मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिखा दिया था, फिर ये क्वेश्चन था। लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 32। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स।
Statement 1, in India, prisons are managed by state governments with their own rules and regulations for day-to-day administration of prisons. भारत में दैनंदिन डे बाय डे, डे टू डे जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण राज्य सरकारें अपने नियमों और विनियमों से करती है. Statement 2, in India, prisons are governed by Prisons Act 1894, which expressly kept the subject of prisons in the control of provincial government. भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 के द्वारा किया जाता है, जिसे जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहा. Which of the statements is correct? A, B, C और D. अब ऑफिशियल आंसर की ने इसको स्टेटमेंट दिया, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. यार इस क्वेश्चन को आंसर देते ना, जो मेरे खिलाफ क्रिटिसिज्म हो ना, पूरा बाढ़ हो गई. ओके, पूरा का पूरा पहाड़ मेरे ऊपर फोड़ दिए गए कि सर आप क्या गलत बोल रहे हो. अब मालूम उसका रीजन क्या बोला गया? रीजन ये बात बोला गया, तो मैंने आई डोंट वांट टू से दिस बट आई थिंक आई एम द बेस्ट इन दिस फील्ड नाउ. ओके, आई हैव टू एक्सेप्ट दिस नाउ एंड आई थिंक द वर्ल्ड हैज टू एक्सेप्ट. ये मैंने आंसर दिया था. ऑलराइट, ये उसी वीडियो का स्क्रीनशॉट है. यू सी द सेम थिंग कमिंग हियर, यू सी द सेम थिंग कमिंग हियर. ओके, वो इंडिया प्रेजेंस मैनेज मैंने चॉइस दिया हुआ है. ए, ये इसका स्क्रीनशॉट है, ये मैं बैठा हूं. ओके, ये प्रतीक सर के क्वेश्चन है. आई आंसर्ड दिस वेल. नाउ दिस वाज इजीली, इट केम सो इजीली टू मी. और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये मैं अपनी शोबाजी कर रहा हूं, सर्टेनली नॉट. एक बार जाकर वॉच माई क्लासेस. मैंने अपने स्टूडेंट्स को इंडियन प्रेजेंस एक्ट ऑफ 1894 पूरी तरह से पढ़ा दिया. नाउ व्हाट हैपेंस हियर इज पीपल स्टार्ट अननेसेसरली, वो क्या होता है ना, ओवर राइट करने के चक्कर में किसी को, राइट, दे स्टार्ट मेकिंग मिस्टेक्स. वो लोग क्या बोलने लग गए, बहुत सारे एजुकेटर्स ये आंसर देने लग गए और वो आंसर से देने लगे विच एक्सप्रेसली केप्ट द सब्जेक्ट ऑफ प्रेजेंस इन द कंट्रोल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट. तो वो बोले विच एक्सप्रेसली, मतलब प्रिजन्स एक्ट में ये नहीं लिखा हुआ कि प्रिजन्स आर इन द कंट्रोल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स. ये स्टेट लिस्ट में लिखा हुआ है. पब्लिक स्टेट लिस्ट में जो राज्यों की सूची है उसमें प्रेजेंस एक्ट को एक्सक्लूसिवली इन द हैंड्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट लिखा हुआ है. मैंने कहा बाबा, एक ही जगह पे पहुंचने के दो रास्ते भी तो हो सकते हैं. यू कैन रीच दिल्ली फ्रॉम वेस्ट ट्रैवलिंग ईस्ट एंड फ्रॉम ईस्ट ट्रैवलिंग वेस्ट. इन अदर वर्ड्स, ये गलत थोड़ना लिखा है. मैं ये मानता हूं कि स्टेट लिस्ट में लिखा हुआ है कि प्रिजन्स कम अंडर स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन प्रिजन्स एक्ट ऑफ 1894 में भी लिखा हुआ है. सो व्हाई आर यू why do you reject one proposition because something else is also right? Can you not have two things, right? So you have two things here. State list में भी लिखा हुआ है कि prisons are exclusively under the command of or under the jurisdiction of the state government. यही चीज इंडियन प्रिजन्स एक्ट ऑफ 1894 में लिखा है. मैं जब बेल, परोल, फरलो के टॉपिक्स पढ़ाता हूं तो मैं उनको बोलता हूं कि ये प्रिजन्स एक्ट 1894 में से, और मैं उसमें से एक छोटा सा पोर्शन पढ़ा भी देता हूं. आई डोंट गेट मच इनटू डेप्थ ऑफ इट बिकॉज उसका हमारा पर्पस नहीं है, लेकिन आई सर्टनली टेल माई स्टूडेंट्स कि ये एक प्रिजन्स एक्ट है. सो देयर वाज नो इफ्स एंड बट्स अबाउट इट. इट जस्ट कम सो स्मूथली. अननेसेसरली क्यों क्रिटिसाइज करना? एंड दैट इज व्हाई आई डिड नॉट ओवर थिंक. एंड यही फायदा तब होता है जब तुम क्वेश्चन को 2 मिनट में आंसर देते हो, बिकॉज देन यू इंस्टिंक्टिवली आंसर एंड यू डोंट स्टार्ट रीडिंग व्हाट इज नॉट सपोज टू बी रेड. Either ways, this was one of the answers and let's see this part. और भी आंसर किए. सो अदर इंस्टीट्यूट्स ने इसमें भी गलतियां की हुई है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इंडिया पब्लिक सेक्टर हेल्थ. तो ये हम लोगों ने एग्जैक्ट हमारा आंसर की एकदम बी है कि दिस इज द करेक्ट, दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ये हमने एग्जैक्टली आंसर दिया हुआ है. वॉच दीज क्वेश्चंस, वॉच दीज वीडियोस एंड वॉच एवरीवन. मैं हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करूं. अब ये वाला क्वेश्चन अनबिलीवेबल, हाउ कुड यू गो ऑन रॉन्ग ऑन दिस? But our competitors have gone. Question number 80. Consider the following statements in respect of election to the President of India. The members nominated to either house of the Parliament or the legislative assemblies of the states are also eligible to be included in the electoral college. 2. The higher the number of elective assembly seats, higher is the value of vote of each of MLA of that vote. 3. The value of vote of each MLA of Madhya Pradesh is greater than Kerala. 4. The value of vote of each MLA of Puducherry is higher than that of Arunachal Pradesh because of ratio of population. मैं तुम सब लोगों के साथ एक चीज शेयर करना चाहता हूं.
यूपीएससी के प्रिपरेशन के टाइम ना कुछ चीजें मेमोराइज करनी पड़ती है, कुछ कीवर्ड्स याद करने पड़ते हैं। ये है ना एग्जाम के टाइम पे बड़ा हेल्प करता है। जैसे बहुत सारे लोग इस वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहे थे, यार इलेक्टेड मेंबर्स बोलना हर टाइम क्या बोलना, जब भी बोलेगा इलेक्टोरल कॉलेज क्या है तो बोलना इलेक्टोरल कॉलेज इज मेड अप ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इन इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द विधानसभा ऑफ ऑल स्टेट्स एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द विधानसभा ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। बार बार जब तुम इलेक्टेड बोलोगे ना, तुम्हें ये वर्ड्स एक सेकंड में पकड़ने को आएंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ द एंटायर सिचुएशन एंड दिस इज वाई। एक और क्वेश्चन जैसा हम लोगों ने ये बताया यूनाइटेड नेशंस का, तो यू नो इतनी अच्छी तरह से वी वर सो श्योर कि ये सारे के सारे क्वेश्चन चॉइसेस रॉन्ग है, राइट, कि इसको हम लोगों ने एक मॉकरी के फॉर्म में बोल दिया था कि यार इतना तो मालूम होना ही चाहिए। लेकिन पीपल डोंट स्टडी लाइक दिस माय फ्रेंड्स, राइट, एंड आई डोंट वांट यू टू गो इनटू द ट्रैप ऑफ इट, राइट। प्लीज इसको शोबाजी मत करो, ये तुम्हारे करियर का मामला है, राइट। When I teach professionally. I'm a professional to the core. If you are interested, please join us on Telegram channel. I will share whatever knowledge is required to give you a realistic chance. कोई गारंटी नहीं है इस toughest exam में, लेकिन let's do our best. And in many cases, doing your best in the hands of a good aspirant and in the hands of a controlled, regulated, structured environment with a good, well-intentioned, knowledgeable educator, आपके chances बहुत bright कर देते हैं। अगर आप still want to join, please इस कोड को स्कैन कर लीजिए। You will reach Unacademy के वो exact website जहां पर आपको सिर्फ मेरा कोड SIDLive यूज करना है and you can join Unacademy there and then. I hope you have enjoyed this session. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you and Jai Hind. Unacademy. Let's crack it.